आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो इससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट में हमने आपको केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, कैसे हमको जानकारी प्राप्त होती है के बारे में बताया कि हम पहचान कैसे पाएंगे कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं कि इस केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं और इसका इम्पोर्टेंट क्या है, केमिकल इक्वेशन लिखने का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इसकी कमियां हैं और इसको कैसे कमियों को दूर किया जा सकता है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जा सकता है। जैसे आपने पीछे की वीडियो में देखा कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको कराने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती थी, पहला रिएक्टेंट और दूसरा जो उत्पन्न होता था उसको हम प्रोडक्ट कहते थे। तो रिएक्टेंट को हम वहां बोल लेते थे, किसी भी नाम से बोल लेते थे, लेकिन यहाँ पर हमें समीकरण में उसे प्रतीक चिन्ह हमको मालूम होना चाहिए, तभी हम लिख पाएंगे प्रतीक के रूप में। जैसे वहां पर हमने कह दिया कि चूने के पत्थर को पानी से जब मिलाते हैं या चूने के पत्थर पर जब पानी डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और हमें करी चूना प्राप्त होता है। लेकिन अब हम इसका जब सूत्र जानते रहेंगे तब रासायनिक समीकरण देंगे, क्योंकि यह कह देना तो सही है लेकिन इसको हम सूत्रवत समीकरण के रूप में कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे इसको हम कैसे रासायनिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। हम यहाँ पर रासायनिक समीकरण की परिभाषा आपके लिए दिए हुए हैं कि अभिकर्मक तथा उत्पाद। अभिकर्मक का मतलब है कि जो मिलाते हैं, उत्पाद का मतलब है जो उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर दिखाया है कि अभिकर्मकों तथा उत्पादों को प्रतीक तथा सूत्र के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसको हम सूत्र और संकेत के रूप में लिख देंगे तो रासायनिक समीकरण हो जाएगा। जैसे हमने अभी बताया चूने का पत्थर, तो उसको लिखेंगे यहाँ पर CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक नाम होता है और सूत्र होता है उसका CaCO3। उसमें पानी मिलाना तो पानी का सूत्र होता है H2O। मिलाने के लिए प्लस लगाएंगे, जब भी कोई दो अभिकर्मक होंगे तो उनके बीच में प्लस लगाया जाएगा। क्या बनता है उसको इधर लिखेंगे, करी चूना CuS2 प्लस उसके आगे जो निकलता है उसको प्लस लिख देते हैं CO2। ऐसे करके उसको लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूसरा दिया हुआ है, Zn प्लस H2SO4। Zn H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है तो बना रहा है ZnSO4 और प्लस H2। ये H2 गैस निकल जाएगी और ZnSO4 बचेगा। यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट दिखाए गए हैं, दोनों रिएक्टेंटों के बीच में एक प्लस कर दिया गया है, यहाँ प्रोडक्ट लिख दिया गया है, दो प्रोडक्ट भी प्राप्त हो रहे हैं उनके बीच में प्लस कर दिया गया है। यहाँ पर इनको सिंबल के रूप में यह जस्ता है, नाम इसका जस्ता है लेकिन सिंबल Zn है, ठीक है। यह गंधक का अम्ल है, इसको H2SO4 लिखते हैं। यह इसको सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। यह ZnSO4 बन रहा है जिंक सल्फेट और यह H2 गैस निकल रहा है हाइड्रोजन गैस। तो इनको संकेतों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम दूसरे नंबर पर रासायनिक समीकरण लिखने की विधि की बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, किन किन बातों पर हमें ध्यान देना होगा रासायनिक समीकरण लिखने के लिए। तो इसमें सबसे फर्स्ट बात है कि हमें रासायनिक समीकरण लिखने के लिए अभिकर्मक और उत्पाद दोनों के ही पदार्थों के नाम और उनके संकेत सूत्र प्रतीक ये मालूम होना चाहिए सबसे पहले, तभी हम लिख पाएंगे। नहीं तो कह दिया गया कि जस्ता का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया गया तो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस निकली, संकेत नहीं मालूम रहेगा तो हम समीकरण नहीं लिख पाएंगे। दूसरे नंबर पर समीकरण में पदार्थ के अणु के रूप में लिखे जाएंगे, पदार्थ हमेशा अणु के रूप में लिखे जाएंगे। जैसे कोई एक परमाणु पदार्थ है, जैसे कि Zn हुआ, सोडियम हुआ, या एक परमाणु पदार्थ है तो वो सिंपल लिख दिए जाते हैं, Zn लिख दिया जाता है या नहीं लिख दिया जाता है। द्विपरमाणुक है तो डबल करके लिखा जाता है, जैसे O को हमेशा कभी भी O नहीं लिख सकते, O2 लिखते हैं। H को हमेशा H2 लिखते हैं, क्योंकि अभिक्रिया और उत्पाद में जितने भी पदार्थ प्रयुक्त किए जाएंगे वे हमेशा अणु के रूप में लिखे जाएंगे। तीसरा चीज है कि अभिकार
अभिकारकों को अभिकर्मकों को बाएं तरफ और उत्पादों को दाएं तरफ लिखते हैं। कई अभिकर्मक रहते हैं तो उनके बीच में प्लस प्लस लिख देते हैं। उत्पाद भी एक है तो कोई बात नहीं, कई उत्पाद है तो उसमें प्लस लिख देते हैं। फिर यह चौथे में बताया है अभिकारकों को बाएं तरफ चिन्ह के साथ जोड़ते हुए लिखते हैं और उत्पादों को दाएं तरफ चिन्ह के साथ जोड़ते हुए लिखते हैं। पांचवें में है कि अभिकारकों और उत्पादों के बीच में एक तीर चिन्ह चाहे बराबर चिन्ह लिख देते हैं और इस प्रकार से समीकरण हमारा कंप्लीट लिख दिया जाता है। इनके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है जिसे आप नोट कर सकते हैं। फिर आगे संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। रासायनिक समीकरण मान लो बैलेंस नहीं है, जैसे आपको बता दिया कि मैग्नीशियम है वह ऑक्सीजन से क्रिया कराया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, तो इसमें Mg लिख देंगे क्योंकि वो एक परमाणुक है, लेकिन ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे क्योंकि वो द्विपरमाणुक है, तो Mg प्लस O2 से MgO बना, लेकिन यह बैलेंस नहीं है। तो उसको बैलेंस करने के लिए Mg को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस प्रकार से वहां पर 2MgO कर देंगे, तो यह रासायनिक समीकरण बैलेंस हो गया। तो रासायनिक समीकरण बैलेंस क्यों करते हैं, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने का महत्व सबसे पहला यह है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले तथा उनसे उत्पन्न होने वाले पदार्थों के बारे में पता चलता है। रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, रासायनिक समीकरण क्यों लिखा जाता है, उसका महत्व क्या है। तो इसमें सबसे पहला महत्व है कि अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ हैं, उत्पाद में कौन कौन पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, इसका पता चल जाता है। दूसरा महत्व है कि उपयुक्त पदार्थ मतलब अभिक्रिया और अभिकारक में अणुओं की संख्या कितनी है, इसका पता चल जाता है। एक अणु है कि 2 अणु है कि कई अणु हैं, इनका पता चल जाता है। परमाणु भार ज्ञात होने पर, यदि परमाणु भार ज्ञात है प्रत्येक पदार्थ का, आपको परमाणु भार ज्ञात होना चाहिए, और यदि परमाणु भार ज्ञात है तो आपको यह पता चल सकता है कि कितना अभिकर्मक मिलाने पर कितना उत्पाद उत्पन्न कर सकते हैं, या आपको इतना उत्पाद उत्पन्न करना है तो कितना कितना अभिकर्मक आप ले सकते हो, इसका पता चल जाता है। चौथे नंबर में समीकरण से पदार्थ के अविनाशता के नियम की पुष्टि होती है कि समीकरण या जो पदार्थ है अविनाशी है, यानी कि जितने भी रिएक्टेंट होंगे उतने ही उत्पाद हो सकते हैं, न रिएक्टेंट कम हो सकता न उत्पाद कम हो सकता, क्योंकि पदार्थ को न उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। इस अविनाशता नियम की पुष्टि करता है रासायनिक समीकरण। पांचवें में कहते हैं कि यदि कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में है तो उसका आयतन भी हम ज्ञात कर सकते हैं। यह 5वां महत्व हुआ रासायनिक समीकरण से। इतने हमको फायदे हैं। फिर आगे हम यहाँ बात करते हैं कि रासायनिक समीकरणों को आप संतुलित कैसे कर सकते हो। जैसे हमने बताया आपको कि रासायनिक समीकरण असंतुलित हो सकता है, तो उसको हम संतुलित कैसे करेंगे। बहुत ढेर सारे उपाय इसके हैं, अनुमान विधि, हीट एंड ट्रायल मेथड। उसके साथ साथ हम एक मेथड की यहाँ जिक्र करना चाहेंगे जो सबसे इजी है। वह इस प्रकार से है कि रासायनिक समीकरण में हम केवल 4 चीजों का चयन करते हैं। एक चयन करते हैं कि धातु है कि नहीं है तो सबसे पहले धातु को हम बैलेंस करेंगे। इसके बाद अधातु को चेक करते हैं, अधातु है कि नहीं, यदि है तो अधातु को चेक करते हैं, बैलेंस करते हैं। अधातु को बैलेंस करेंगे तो फिर धातु को चेक करेंगे कि बैलेंस है कि नहीं। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन यदि है तो उसको बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद फिर अधातु और धातु को चेक कर लेंगे कि बैलेंस है कि नहीं। फिर लास्ट पॉइंट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन को भी बैलेंस करते हुए हम इन तीनों को चेक कर लेते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। नहीं बैलेंस रहने पर उनका मल्टीपल करके बैलेंस कर लेते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर 3 समीकरण दिए हुए हैं बैलेंस करने के लिए। इसमें पहला समीकरण है Mg+O2। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके MgO बनाता है। तो आपको सिर्फ इतना पता है कि Mg+O2 = MgO। कैसे बैलेंस करोगे, तो हम सबसे पहले मेटल यानी कि Mg को बैलेंस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके बाद इधर देखेंगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस दोनों तरफ से ये बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम सोडियम को देखते हैं। सोडियम को जल से क्रिया कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसमें Na+H2O = NaOH+H2 बनता है। लेकिन यहाँ पर सोडियम बैलेंस है पहले से ही, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस न होने की वजह से हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2H2O कर देते हैं, और 2H2O कर देते हैं तो फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2Na करते हैं, तो इसको भी 2Na कर देते हैं। इस प्रकार से यह हो जाता है 2Na+2H2O = 2NaOH+H2।
यहाँ पर Cu प्लस H2SO4 इज इक्वल टू CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O बनता है। इसको भी बैलेंस करते हैं हम, तो Cu से बैलेंस रहता है, SO4 से बैलेंस रहता है, लेकिन SO2 के अधिक हो जाने से सल्फर की मात्रा अधिक हो जाती है। इसको बैलेंस करने के लिए, 2 सल्फर को बैलेंस करने के लिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाइड्रोजन 4 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाइड्रोजन भी 4 हो गया। ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 2 4 4 8 हो गया, यहाँ पर 4 दूना के 8 हाइड्रोजन भी हो गया, सल्फर भी 2 हो गया, और कॉपर पहले ही से बैलेंस था। इस प्रकार से यह समीकरण बैलेंस हो जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि समीकरण को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले धातु को, इसके बाद अधातु को, इसके बाद हाइड्रोजन को, इसके बाद ऑक्सीजन को, इसके बाद हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करते हैं। और बैलेंस करते हुए बार बार पीछे के तत्वों को देखते रहेंगे कि वो बैलेंस है कि नहीं है। फिर रासायनिक समीकरण की सीमाओं की बात करेंगे। रासायनिक समीकरण में कुछ कमियां हैं जो चीजों को प्रकट नहीं कर पाता है। वो क्या कमियां हैं? 5 पॉइंट के अंतर्गत हम इस कमी को प्रकाशित करने का प्रयास किए हैं। सबसे पहली कमी, भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। रासायनिक समीकरण में यह पता नहीं चल पाता है कि वो जो पदार्थ उत्पन्न हो रहा है या जो पदार्थ मिलाए गए हैं वो किस अवस्था में है, ठोस में है कि द्रव में है कि गैस में है। तो इस प्रकार से इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। दूसरी, सांद्रता के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है कि आपका पदार्थ सांद्र है कि तनु है, इसकी जानकारी ये नहीं दे पाता है। तीसरे नंबर पर अभिक्रियाओं की गति और समय की जानकारी नहीं दे पाता है कि अब क्रियाएं बहुत फास्ट हो रही हैं कि अब क्रियाएं धीरे धीरे हो रही हैं, और अब क्रिया को कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, इसकी जानकारी हमारा रासायनिक समीकरण नहीं दे पाता है। चौथे नंबर पर ऊष्मा परिवर्तन का पता नहीं चलता है। कुछ रासायनिक समीकरण ऊष्मा देती है, कुछ रासायनिक समीकरण ऊष्मा को लेते हैं, इसकी जानकारी हमको रासायनिक समीकरण से पता नहीं चल पाता है। पांचवा, हमको अभिक्रिया की प्रकृति के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया आपकी उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय है, इसकी जानकारी हमें नहीं प्राप्त हो पाता है। यह 5 कमियां हैं रासायनिक समीकरण की, जिसको दूर करने के उपाय हम यहाँ पर 5 पॉइंट के रूप में प्रकाशित किए हुए हैं नीचे। रासायनिक समीकरण की कमी को दूर करने के उपाय, सबसे पहली कमी जो थी, भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो पा रही थी। तो हम रासायनिक समीकरण में जब लिखते हैं अभिकारक को, तो अभिकारक के प्रतीक के बगल में हम सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L और गैस के लिए G, एक्वस सोल्यूशन जलीय विलयन है तो उसके लिए AQ लिख करके हम उसके भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अवक्षेप और गैस के लिए, अवक्षेप के लिए नीचे की तरफ एरो और गैस के लिए ऊपर की तरफ एरो लिख करके हम अवक्षेप और गैस की भी जानकारी कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर सांद्रता जानकारी करने के लिए जो पदार्थ होते हैं उनके प्रतीक के ठीक नीचे सांद्र या तनु लिख देते हैं, जिससे हमें जानकारी मिल जाता है कि जो प्रयुक्त पदार्थ है वह सांद्र है कि तनु है, इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चौथे नंबर पर अभिक्रिया की परिस्थिति, जैसे ताप कितना दिया गया, दाब दिया गया कि नहीं दिया गया, उसमें उत्प्रेरक कोई यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसकी जानकारी करने के लिए एरो जो लिखते हैं बीच में, उस एरो के ऊपर, तीर के ऊपर दाब, ताप और उत्प्रेरक लिख करके इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इस रासायनिक समीकरण में ताप दिया गया है कि दाब दिया गया है कि उत्प्रेरक दिया गया है। पांचवा, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए डबल एरो, इस प्रकार के एरो का प्रयोग करते हैं, और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया रहता है तो सिंपल केवल एक तीर का उपयोग कर देते हैं। इस प्रकार से जो कमियां रासायनिक समीकरण में थी उसको हम अलग से ऐड करके उसे पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार आज की वीडियो में रासायनिक समीकरण के बारे में पूरी जानकारी दिए। इसी प्रकार से अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।